आराम नहीं है ना। हेलो साथियों, इको गार्डन से मैं वीरेंद्र यादव वीर लाइव हूँ। आराम नहीं कर रहे हम लोग, धरने पे हैं। सभी साथी जुड़ जाएं। अभी हमारे लोग सब बिखरे हुए हैं इधर उधर, चूँकि धरना इको गार्डन में है। लीजिए भाई, तो आधे रास्ते पे बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार पाल है और मैं ज़िला चंदौली से आया हूँ। यहाँ धरना हो रहा है लगभग 1 महीने से, इसलिए मैं इसमें सहयोग देने के लिए मैं चंदौली से चलकर यहाँ आया हूँ और अपने साथियों का मैं सहयोग यहाँ दे रहा हूँ। बस ये बात कराने का केवल रीज़न ये है कि साथियों कि ये लड़ाई सबकी है और हमें पीछे नहीं हटना है। अब शुरुआत हुई है, अलग जगी है तो उसको आगे जलाते रहना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2000, 3000, 4000 संख्या में लोग आएँ, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँ जो अभी तक नहीं आ पाए हैं धरने में किसी कारण से, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस ना करें। सबके लिए सहयोग की भावना से वो लखनऊ के लिए निकलें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। आपको मैंने देखा है कई भाई बहन मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि भैया कुछ हो रहा है, कुछ होगा, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल क्या होगा। तो परिणाम इतनी जल्दी नहीं आता है। हम हाई स्कूल का एग्ज़ाम भी देते हैं तो कम से कम 2 से ढाई महीने में रिजल्ट आता है। तो आप यहाँ ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, नौकरी की लड़ रहे हैं, तो इतनी जल्दी आप सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाए, तो वो संभव नहीं है। इसी क्रम में मैं मुकेश भाई से बात कराऊंगा आपका। ये धरने की पहचान बन चुके हैं मुकेश प्रजापति जी। भाई मैं मुकेश प्रजापति बरेली से, और मैं यहाँ से जब से धरना चल रहा है 22 तारीख से अब कंटिन्यू बना हुआ हूँ। मैं आप सभी लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ और बार बार बोलता भी हूँ कि धरने में आएँ, और घर बैठ के नहीं होगा कुछ भी। आप सभी लोग बस घर से बस फ़ोन पे लगे रहते हैं, ट्वीट करने को बोलो तो वो भी नहीं सपोर्ट करते हैं। इस तरह से आपका आरक्षण मिल जाएगा। आप अपनी वर्ग को अपने आप कमज़ोर कर रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं फिर से कि आप सभी लोग धरने में आएँ और सपोर्ट करें। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बिना खाए पड़े हुए हैं, किसी लोगों को चोट लगी हुई है। आप एक बार यहाँ कम से कम देखने ही आ जाइए, कम से कम उसी को सपोर्ट करिए, लेकिन आप यही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से सभी से कहना चाह रहा हूँ, घरों से निकलिए। जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे यह तानाशाही सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लीजिए, बोलिए कि जब मैं आ सकती हूँ, एक महिला होने नाते, तो आप क्यों नहीं आ सकती। भैया आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं अनवरत धरने पे बैठे हैं। आप लोग भी घर से निकल के आइए और अपनी मांग रखिए। सभी साथियों से नमस्कार। मैं लोहा सिंह पटेल आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग यहां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। हम लोग कंटिन्यू यहाँ 1 महीने से लगभग बने हुए हैं। अगर आप सभी जो है अल्टरनेट भी आएंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और यहाँ पे जो संख्या है वो भी मतलब हमारी पर्याप्त रहेगी और सरकार तक हमारा मुद्दा कंटिन्यू पहुँचता रहेगा, जिससे सरकार मैटर को समझेगी और धीरे से उसको संज्ञान लेने की कोशिश करेगी। अगर हम अपने ही हक के लिए घरों से नहीं निकलेंगे तो फिर हम किससे क्या उम्मीद करें कि हमको सामने वाला हक देगा या नहीं देगा। तो इसलिए साथियों, अपने हक के लिए हमको लड़ना पड़ता है। जब लड़ेंगे तभी हमको अपना हक मिलेगा। थोड़ा एक चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हम हक की लड़ाई के लिए यहाँ अनवरत बैठे हैं तो बाबा जी की लगातार यहाँ धमकियाँ आ रही हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम क्या नाम है मतलब संपत्ति जब्त करेंगे। तो हम सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है छात्र हैं और अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हमारे पास जो भी हमारी संपत्ति है वो माँ बाप गुरुजनों द्वारा दी गई वो हमारी शिक्षा है, और शिक्षा ना तो कोई चोर चुरा सकता है ना भाई बंटवा सकता है। इसलिए आप न्याय देने की कोशिश करिए, ना कि अनर्गल आलाप करिए और एक गलती को छिपाने के चक्कर में कोई दूसरी गलती मत करिए बैठिएगा। बाबा जी, हम अपने हक की लड़ाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना कि कोई जो है हम लोग कोई राजनीतिक या विशेष पार्टियों से आते हैं। हम लोगों के पास पीछे ये बैनर आप देख सकते हैं, बैनर दिखाइए, ये किसी पार्टी का है या हमारे आयोग द्वारा जारी किया गया उसके हिसाब से बनाया गया पोस्टर या बैनर है। धन्यवाद साथियों।
मैं मेनका यादव आजमगढ़ से। मैं आजमगढ़ वाले लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी लोग धरने पे आएँ। मैं 1 महीने से लगातार कंटिन्यू धरने पे बैठी हूँ, भूखे प्यासे। आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आजमगढ़ वाले स्पेशली आएँ ज़रूर। धन्यवाद। जी भाई। भाई मैं कमलेश प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ओबीसी एससी समाज के लिए आप लोग जागरूक बनिए। जागरूक नहीं बनेंगे तो आप लोग गुलामी करेंगे, आप लोग हमेशा गुलामी करते रहेंगे। मानसिक गुलाम मत बनिए, फेसबुक व्हाट्सएप से चैट मत करिए, परिश्रम करना सीखिए, अपने अधिकारों को लेना सीखिए, लड़ना सीखिए। जब तक आप परिश्रम करना नहीं सीखेंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई आपको अधिकार देने वाला नहीं है। अब मानसिक गुलामी से ऊपर उठिए, परिश्रम करना सीखिए, अपना हक लड़न मांगना सीखिए, लड़ना सीखिए, छीनना सीखिए, अपने निवालों को लेना सीखिए। आप हम अपने समाज के लोगों से बस यही विनम्र निवेदन करेंगे, आप जग जाइए भाई लोग, जग जाइए। आपके भाई लोग यहाँ डटे हुए हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। एक भाई को एक भाई की ज़रूरत है, ये आपसे अनुरोध करता हूँ। एक भाई को आपके भाई की ज़रूरत है तो आप लोग आ जाइए, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आप आएंगे, आते रहिए, ऐसा नहीं हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप 10,000 आइए, 20,000 आइए। इस धरने को हमको अलग जो जगह है उसको बुझने नहीं देना है, किसी भी कीमत पे बुझने नहीं देना, किसी भी कीमत, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोग चुकाएंगे। हम लोग आपके समाज से हैं, हम लोग आपके भाई हैं। तो आज एक भाई पुकार रहा है, आप लोग अल्टरनेट डेज पे आते रहिए और इस अहंकारी सरकार, तानाशाही सरकार को दिखाते रहिए कि हम मरे नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। आप कितना भी मारोगे, कितना भी तड़पाने की कोशिश करोगे, लेकिन हम उठाते रहेंगे। हम कभी इसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे। हम लोगों को जो, हमारे समाज को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपसे लास्ट में बस यही अनुरोध करेंगे, इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर ओबीसी एससी स्टूडेंट, प्लीज कम एंड सपोर्ट अस। बहुत अच्छा बोला भाई ने। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जैसे सबने कहा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है अपने अधिकारों को। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है धरने से, हमने देख लिया, यहाँ जाकर वहाँ जाकर ऐसा होता है वैसा होता है। तो आपको बता दूं कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो उसमें समय लगता है, आसानी से कोई काम नहीं होने वाला है। अब बुद्धिमान अगर हम होते तो आज नौकरी कर रहे होते भाई साहब। अब चूंकि हम बुद्धिमान नहीं हैं इसलिए तो यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तो अगर बुद्धिमान होते तो विद्यालय में होते। तो हमारी हकमारी हुई है, हम उससे हकमारी के लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें मिल नहीं जाता है। तो भाइयों से अनुरोध है कि मैं मानता हूँ कि सबके लिए संभव नहीं है 10 दिन रुकना, लेकिन 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, एक जिले से जो लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारण से अभी तक, वो आएँ, धरने को सपोर्ट करें, लड़ाई लड़ते रहें। लड़ाई बड़ी है और बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप उम्मीद करते हैं कि आग झपेगी और रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता हम लड़ते रहेंगे, तब हमें जाकर कहीं हमारा अधिकार मिलेगा। हमारे बीच विजय भाई मौजूद हैं, कुछ बात रखेंगे अपनी। जी भैया। ये काम आपने ठीक किया। देखिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि एक अफवाह आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि धरने में फला ने सहयोग कर दिया, फला ने कर दिया, फला ने कर दिया। तो हमारे जो प्रमुख योद्धा हैं इस धरने के, जो पहले दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये धरना विशुद्ध एक अदद रोजगार के लिए हो रहा है, एक नौकरी के लिए हो रहा है और अपना सम्मान, अपना हक अधिकार बचाने के लिए हो रहा है, न किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हो रहा है। हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम उस रास्ते पर मत जाइए। कम से कम मैं अपने वर्ग के उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो अपने समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर आप इस ढंग से करेंगे तो ये तो वही वाली हालत हो गई है कि जब देश की आज़ादी के लिए हमारे कुछ क्रांतिकारी योद्धा जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, जब खाली असेंबली में बम फेंका गया, तो हमारे ही देश के कुछ जो लोग थे वो उनको ही आतंकवादी कह रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भगत सिंह की फांसी पे खुशी मनाई थी और जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों की शहादत पे खुशियां मनाई थी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेज़ों को देश की ज़रूरत बताते थे। तो कम से कम आप लोग ऐसा मत करिए। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी और करीब 200 साल जो मुहिम शुरू हुई थी, जो मिसाल हमारे महापुरुषों ने जलाई थी,
और जो 1947 में आज़ादी के बाद जो आपको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो संविधान लागू होने के बाद जो आपको अधिकार मिले हैं, अगर उनको आप पढ़वा नहीं सकते तो कम से कम जो मिला है उसको छीनने से बचा लीजिए। ये समाज पे, आने वाली पीढ़ियों पे आपकी तरफ से एक एहसान होगा, और एक ऐसा एहसान होगा कि जिसके एहसान तले हमारी आने वाली पीढ़ियां दबी रहेंगी। वो आपको मानेंगे कि नहीं, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने नया कुछ तो नहीं बनाया, लेकिन जो हमारे पुरखों की विरासत थी उसको उन्होंने बहुत सहेज कर संभाल कर हमारे लिए बचा के रखी थी, जिसकी वजह से आज हम सम्मान से जी रहे हैं और बराबरी की कुर्सी पर बैठने की हैसियत रख रहे हैं। आप देख रहे होंगे इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी समाज में भेदभाव की हालत ये है कि 3 कुर्सियां हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा काम की हैं और सबसे ऊंची कुर्सियां हैं, उसमें भी जो आपके लोग हैं उनके लिए प्लास्टिक की, फाइबर की, उनके लिए स्टूल, और जो राजा है उसके लिए सिंहासन बना हुआ है। तो ऐसा कुछ मत करिए कि आपको खुद की नज़रों में गिर जाना पड़े। आप अपने ही धरने को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। और जिनकी परवरिश गंदी है, मैं इससे बुरा शब्द नहीं यूज कर सकता सोशल मीडिया पे, जिनकी परवरिश में कमी है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर आप उनको घर बैठे जवाब भी नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, हमारे 15,971 लोगों को जो चैन से बाहर करके अपनी पसंद के लोगों को रखा गया है, मुझे लगता है इसके लिए फिर से किसी न किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी को चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा, किसी को महात्मा गांधी बनना पड़ेगा, तभी न्याय मिल पाएगा, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, जिस ढंग से आप खामोश होकर चीज़ों को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, उससे हमारे हौसलों पर फ़र्क पड़ता है कि यार हम किन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो घर बैठे हमारे लिए उल्टा सीधा गलत लिखने वाले लोगों को भी नहीं रोक सके। अब आप उस पर तर्क देंगे कि ऐसे लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम घबराते नहीं हैं, हम ये देखते हैं कि उनके गलत कमेंट्स की वजह से, उनकी उल्टी सीधी पोस्ट्स की वजह से हमारे कुछ ऐसे भाई जो भोले भाले, जो हमारे बहुत सीधे भाई हैं, जो ज़्यादा 3-5 में यकीन नहीं रखते, जो ज़्यादा जानबूझ के नहीं सोचना चाहते, वो लोग ऐसी लोगों की बातों में आ जाते हैं। फिर हमको अपनी ऊर्जा जब कहीं और लगानी होती है तो हम वहाँ ना लगा के अपने उन लोगों को समझाने में लगाते हैं कि नहीं वो गलत कह रहा है, वो फर्जी आईडी है। और एक बात जो सबसे ज़रूरी बात है उस पर आप लोग गौर करिएगा कि अगर किसी ग्रुप में एडमिन सेटिंग लगी हुई है और वहाँ पे वही पोस्ट अप्रूव हो रही हैं जो एडमिन चाहता है, तो अगर कोई फर्जी आईडी से उल्टा सीधा लिखा जा रहा है और वो पोस्ट अप्रूव हो रही है तो उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिन पैनल की है। आज हम लोगों ने कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए हैं जिसको लेकर आज शाम को हजरतगंज थाने में हम लोग एक मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ऐसे लोगों का इलाज भी बहुत ज़रूरी हो चला है, वो कार्यक्रम आज हम लोग हर हाल में करेंगे। अब हम बताएंगे फर्जी आईडियों से कैसे लिखा जाता है, और जो समाज में जयचंद बन के घूम रहे हैं उनको भी उनकी औकात बताने की क्षमता हम लोग रखते हैं और उनको हम लोग बताएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग साथ देना चाहते हैं उनका लखनऊ में स्वागत है। हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है, जो हमसे इस चीज़ें शेयर की जा रही हैं, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, दिल्ली में बैठे लोग, उनका यही कहना है कि आप लोगों ने इतना मामले को तूल दे दिया है, इतना हाईलाइटेड हो गया है मामला कि हम चुनाव में बगैर इस मामले के समाधान के जाना ही नहीं चाहते। हमारा बस चले तो हम 6 महीने चुनाव और आगे खींच ले जाएं, इतनी छीछा लेदर आप लोग करवा रहे हैं। तो हमने कहा कि आप हमारा न्याय दे दीजिए, हमारा अधिकार हमको वापस दे दीजिए, हम चुपचाप आपकी जय जयकार करना शुरू कर देंगे। कहा आप तो जय जयकार करना शुरू कर दोगे लेकिन मुद्दा विपक्ष को दे दोगे। जैसे ही हम ये काम करेंगे तुरंत विपक्ष हमारे सरकार के ऊपर टूट के पड़ेगा और 2022 में सारे मुद्दे एक तरफ हो जाएंगे। ओबीसी SC बनाम सवर्ण आप ये लड़ाई करवा दोगे तो हम कहाँ ठहरेंगे। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, जैसे अभी पिछले 3-4 दिन से आप लोग चला रहे हैं, ऐसे चलाते रहिए। आपका काम 100% होगा और बिना आपका काम किए हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो जब हमको इतनी सारी चीज़ें जानकारी मिल रही है तो हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अगले कुछ दिन तक ये कार्यक्रम ऐसे चलाएंगे। फिर हमारे सभी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका आह्वान करेंगे, आपको बुलाएंगे। हमारे करीब 3 दर्जन ऐसे साथी हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हुआ है उस दिन भीगने के बाद। एक साथी हमारे ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, सुरेश सैनी जी। एक हमारी बहन है मुक्ता कुशवाहा जिनका हाथ तोड़ दिया गया है, मेरे गर्दन पे चोट लगी। और उसके अलावा हमारे बहुत से साथी हैं जिनके हाथ में चोट लगी। वीरेंद्र भाई को हाथ में चोट लगी है, मुकेश भाई को चोट लगी है, और ये हमारी बहन हमारे बगल बैठी है मेनका, इनको चोट लगी है। तो बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए हैं। इन सब के बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप कम से कम इतना तो यकीन रखिए कि अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि जो आपका होगा वही हमारा होगा, तो फिर आपके हिस्से की लड़ाई लड़ेगा कौन। सोच के देखिए, है कोई उत्तर प्रदेश में आपकी लड़ाई लड़ने वाला कि अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो उसको आगे कंटिन्यू कर लेगा। फिर आप हर डेट पे पैसा देंगे, पहले से सिंगल बेंच में याची बन के
नौकरी पाएंगे, फिर वहाँ नहीं मिलेगा, फिर एक दिन निराश होंगे, फिर आपको दिखाया जाएगा कि नहीं डीबी में तो 100% नौकरी मिल जाएगी, फिर आप डीबी की लालच में पैसा खर्च करेंगे और समय देंगे, फिर डीबी में आपको बताया जाएगा कि यहाँ सरकार के फेवर में निर्णय हो गया, अब हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ न्याय जरूर मिलेगा, फिर वहाँ के जज को गाली दी जाएगी कि वो जज बिक गया। तो ये सब चलता रहेगा। अगले 4-5 साल का प्रोग्राम है। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास इतना वक्त है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोगों के पास वक्त नहीं है, हम लोग चुनाव सर पे है, हम लोग जानते हैं राजनीतिक जो साम दाम दंड भेद है वो हमें पता है कि कैसे क्या लोग लगा रहे हैं। उस सहारे अगर हम नौकरी अपनी पा लेंगे, उसके लिए हम लोग अपने प्रयास में लगे हैं और वो हम प्रयास करते रहेंगे। उसमें हमको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। और ये छोटी मानसिकता के लोग लिख रहे हैं कि फला पार्टी ने पैसा दिया, अरे यार ये तो अगर सरकार कहती तो तुम्हें खुल के विरोध करना चाहिए था। तुम तो अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हो। अरे तुम धरने में नहीं आए, हमने कभी पलट के ये नहीं कहा कि फला आदमी धरने में नहीं आया। तुमने धरने का विरोध किया, हमने कभी ये नहीं कहा कि फला आदमी ने धरने का विरोध किया। धरने में 3000 से अधिक लोग आए, तुम किसी एक आदमी को लाके खड़े कर दो कि हमने नाम लेके कहा कि तुम्हारे साथ का एक ऐसा आदमी जिसने तुमसे पैसा ले लिया और आज घर बैठा है और लखनऊ के आसपास का हो के धरने में नहीं आया। हमने कभी नहीं कहा कि क्यों नहीं आया। उसके बाद भी तुम अब धरने को फ्लॉप करने के लिए, धरने को ख़त्म करवाने के लिए तुम सरकार के IT सेल का काम कर रहे हो। ये सब काम बंद कर दो, नहीं तो जिस दिन हम लोग तुम्हारा काउंटर करने पे उतारू होंगे तो तुम्हारा तो काउंटर इतना बुरा हो जाएगा कि तुम कहीं शकल भी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए अपने हिस्से की भी लड़ाई अगर हमारे ऊपर छोड़ी है तो चुपचाप आराम से, अगर घर में AC हो तो कम उपयोग करिए क्योंकि मौसम सही नहीं है, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है इसलिए। और हम लोगों का जो है ऐसे ही स्वास्थ्य खराब हुआ है। पूरे दिन भर मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर डंडे खाए, भाजपा कार्यालय के बाहर डंडे खाए, और शाम को जब मीडिया वाले ने बुलाया तो वहाँ AC लगी हुई थी। इसीलिए हम लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया। इसलिए आप लोग भी AC से थोड़ा बच के और अपने दिमाग को खुला रख के बात लिखिए सोशल मीडिया पे। और जिस ग्रुप में लोगों से आज फर्जी ID से लिखवा रहे हो, उस ग्रुप में हमने भी लोगों को जोड़ा है। हम लोगों ने भी लोगों से अपील कर करके लोगों को वहाँ इकट्ठा किया है। और वो ग्रुप, जिस दिन हम लोग ग्रुप खेलने के चक्कर में पड़ जाएंगे, पता नहीं कितने ग्रुप तैयार हो जाएंगे और अमित गंगवार की भाषा में वहाँ पे कोई नेचर कॉल के लिए भी नहीं जाएगा। बस इतना आप समझ लो, ठीक है। बाकी आगे जो हमारे साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अमरिंदर भैया बोलेंगे कुछ। जी भैया। देखिए साथियों, ये लड़ाई लगातार जारी है और हम लोग, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई ये लोग छोड़ देंगे और तमाम ऐसे एलिगेशन लगा देंगे इनके ऊपर कि कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से वो आ रहा है। और कुछ चमन चूतिए हैं जिनको मैं डायरेक्ट बोलने की तमीज़ नहीं है, जो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते, मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं और मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जब से हमने शुरुआत की है, ये कोई जो ये चाहता हो कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाप दादा और ये माननीय योगी जी सब लोग मिल के भी नहीं ख़त्म करवा सकते। जो लड़ाई हम लोगों ने ठाना है, ये सिर्फ हमारे नौकरी की बात नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। सोचिए, ये सरकार नई शिक्षा नीति ला रहा है, उसमें जाति आधारित शिक्षा पढ़ाई जाएगी। हमको आपको 200-250 साल पीछे ले जा रहे हैं ये लोग। जो किसान का लड़का है, कुर्मी है, तो उसको खेती के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो यादव का लड़का है उसे गाय भैंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये इस तरीके का इनका जो तानाशाह रवैया है पूरी तरीके से, उसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करेंगे। और ये अलख अभी यहाँ इको गार्डन में बैठ के जगा रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश में जगाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे देश में जगाएंगे। लेकिन अगर ये कोई चाहता हो कि पैसे के अभाव में और किसी के अभाव में ये धरना ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से बता दूं, कभी कोई धरना नहीं ख़त्म होगा। और मैं उन चूतियों को कह देना चाहता हूं कि तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, तुम लोग जो टट्टी कर रहे हो, आके धरने में एक दिन आते हो खुले सांड जैसे अपनी बॉडी दिखा के, हाँ, इस चीज़ को समझिए। तुम लोग क्या चाहते हो यार, क्या दिखाना चाहते हो?
तुम लोगों की वजह से ये धरना नहीं फ्लॉप हो जाएगा। ये किसी के माँ बाप तुम्हारे योगी जी की औकात नहीं कि धरना बंद करा लें। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए योगी जी को हमको जेल में डालना होगा, और जेल में भी भूख हड़ताल होगी, जेल में भी अनशन होगा, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इनका गुलाम नहीं होने देंगे। हमको पता है आज हमें आरक्षण की कितनी ज़रूरत है। इस समय जनगणना की, जातिगत जनगणना की। आज जो हमें 27% मिल रहा है वो हमें 52% मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। लेकिन हमको आपको अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं। 27% को भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। ज़रूरत है कि आप सभी लोग जग जाइए, ससमय उठ जाइए। और जो भी साथी देख रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, सभी लोग घरों से निकलिए। धरना कल भी रहेगा, धरना परसों रहेगा, नॉन स्टॉप रहेगा। हर जिले से अलग अलग साथी 1 दिन 2 दिन का योगदान धरने में जरूर दें। ये धरना इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाला। और आप लोग घरों से निकलिए, नहीं आपकी ये पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। आप नौकरी पा जाओगे लेकिन आपका बच्चा कभी नौकरी नहीं पाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और ये चाहते हैं कि प्रदेश में अपने 1 लाख लोग ऐसे भर दें। बताइए कि हर भर्तियों में जनरल वर्ग के अगर पूरी तरीके से कर्मचारी होंगे तो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट, हर तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे। यही सरकार 5 साल और रह जाएगी तो कम से कम 4 लाख 5 लाख भर्ती जनरल की वर्ग के भर देगी। और फिर हम आप झुनझुना बजाएंगे जीवन भर। फिर वही स्थिति आ जाएगी जब 20 साल 25 साल पहले हम आप लोग मिश्रा जी, दुबे जी और ठाकुर साहब के यहाँ जाते थे तो पहले चप्पल उतार के पैर के पास बैठते थे। हमारे माँ बाप और हमारे लोगों ने लड़ के कैसे कैसे ये सारी चीज़ें अपने हक को पाया है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस लड़ाई को लगातार लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। घरों से निकलिए, क्योंकि अब कोई ऐसी भर्ती नहीं आने वाली जिसकी आप तैयारी करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप 6 महीने आइए हमारे साथ, यहीं बैठिए। यहीं 6 महीने हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाएंगे आपसे। मेरे पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, इतने प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। हमारे स्वयं की कोचिंग है, उससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर नोट्स दिलवाएंगे, पढ़ाई अच्छे से करवाएंगे। जब भी सरकार बदले, जब भी भर्ती आए, आप उसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो सभी साथियों को मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लखनऊ की धरती में इको गार्डन पे जरूर आइएगा। 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर हम लोग रहते ही रहते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ये लड़ाई छोड़ के चले जाएंगे या किसी के बहकावे में आ जाएंगे, किसी के धमकाने से आ जाएंगे। और माननीय योगी जी, आपका दिमाग बेहतर काम और बेहतर ट्वीट शाम को आता है और लोग समझ जाते हैं कि बेहतर चीज़ का उपयोग करके माननीय योगी जी उस समय अपने ट्विटर हैंडल का उपयोग करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे अगर योगी जी आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप बेशक हमारी संपत्ति कुर्क करा लीजिए, हमको जेल में डाल दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों बनाया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों बनाया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो ये अध्यक्ष हैं, चाटुकार लोग हैं कि हिजड़े लोग हैं, इन सब चीज को आपको बताना होगा। मुझे कोई डर नहीं है। जब उस रिपोर्ट का कोई आज तक मतलब नहीं है तो हम उस रिपोर्ट को क्या लेंगे? हमारे समाज को अपंग बनाने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। किस बात के लिए? अरे उसी रिपोर्ट को लेके अगले 2.5 महीने से इस SCRT पे लाठी खाते खाते हम लोगों ने कई बहनों के कमर टूट गए, कई बहनों के हाथ टूट गए, कई भाइयों के कमर टूट गए, कई भाइयों के पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस चीज के लिए हम लोगों ने ये सरकार बनाई थी।
क्या चाहते हो कि ये पूरा युवा हर एक विधानसभा में आपके खिलाफ उतरेगा? आरक्षित वर्ग अब इतना पीड़ित शोषित नहीं रह गया जितना आप सोचते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है तो अब लड़ेंगे, और आपको जो उखाड़ना हो, जो संपत्ति दर्ज करानी हो वो करा लीजिए। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि आपका ये शिक्षा मंत्री चोर है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनको ये गलत तरीके से मैसेज दे रहा है। इनका जो अधिकारी है महाभ्रष्ट है, अच्छे मुंह से बच्चों से बात भी नहीं करता। एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं हम लोग, तू तड़ाक करके बात करता है, और ये शिक्षा मंत्री फोन नहीं उठाता। अरे लोकतंत्र है, लोगों की वोट ने इसको शिक्षा मंत्री बनाया है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और आप आवाज बनिए। इस इको गार्डन में जितने लोग हैं जो लखनऊ के आसपास हैं, रोज आए रोज चले जाएं, लेकिन ये संख्या टूटनी नहीं चाहिए। चाहे 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चले, 10 साल चले, लेकिन जब तक इस सरकार को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।